श्वेता, तुमने सब सामान पैक तो कर लिया ना? अच्छे से देख लो, कुछ छूटा तो नहीं है। और वो मम्मी की दवाई और पिताजी के गरम मौजे भी ज़रूर रख देना। और मम्मी के लिए वो खट्टी मीठी गोली जो वो खाने के बाद खाती हैं, वो भी संभाल के रख देना। ऑफिस से अरुण ने फ़ोन पर अपनी पत्नी से कहा, हाँ अरुण, मैंने सब अच्छे से रख दिया है। फिर भी कुछ सामान छूट भी गया तो कोई बात नहीं, वहाँ भी सब मिलता है। वैसे भी मम्मी जी और पिताजी वहाँ इतने लोगों के साथ रहेंगे तो कुछ चीज़ें आपस में भी शेयर कर लेंगे, उन्हें वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम बेकार ही इतनी चिंता कर रहे हो। श्वेता तुनक कर बोली तो अरुण की बोलती बंद हो गई। अच्छा, मैं शाम को घर आता हूँ और कल सुबह इन्हें छोड़ आएंगे। वैसे भी अपने 7 दिन बाद के टिकट हैं, पर सारा घर समेटने में और सामान बेचने में समय तो लग ही जाएगा। श्वेता ने फ़ोन रख दिया। वो चुपचाप अपने सास ससुर के कमरे में चाय लेकर गई। दोनों बहुत ही वृद्ध और बीमार थे, उनसे ज़्यादा बोला भी नहीं जाता था। एक बार कहीं बैठ गए तो बैठ गए, फिर जल्दी से उठा भी नहीं जाता था। राम सेवक जी 80 के पार होंगे और रेवती जी 75 के पार थी। अब बुढ़ापे में दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। राम सेवक जी को दमे की बीमारी थी और रेवती जी डायबिटीज़ की मरीज थी। दोनों ही बस दवाओं के सहारे अपने दिन गुजार रहे थे। दोनों का एक ही बेटा है अरुण, जो शादी के 15 साल बाद हुआ था। और जब तक अरुण बड़ा हुआ वो दोनों काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। शादी के इतने साल बाद मिले संतान सुख से दोनों बहुत खुश थे। रेवती जी अपने बेटे को पलकों पर बिठा कर रखती थी। उसके मुंह खोलने की देर होती थी और उसके मांग की हर वो चीज़ हाजिर हो जाती थी। वो शुरू से ही पढ़ने में बहुत होशियार और ऊंचे सपने देखता था। अरुण का एकमात्र सपना था वो विदेश जाकर हर हाल में नौकरी करना चाहता था। उसकी पढ़ाई के लिए राम सेवक जी ने दिन रात एक कर दिए थे और रेवती जी ने इसी बेटे की पढ़ाई के लिए अपने गहने तक बेच दिए थे। उसके पति ने उन्हें समझाया भी था कि गहने बुढ़ापे के लिए रख ले, पर वो अपने बेटे के प्यार में अंधी थी। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि वो अरुण की पढ़ाई के लिए बैंक से कोई कर्ज नहीं लेंगी। बच्चों को पढ़ाना हर माता पिता का फर्ज होता है। अगर बच्चे खुद कर्ज चुकाएंगे तो उन्हें लगेगा कि माता पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए कुछ नहीं किया। देख रेवती, सभी बच्चों की पढ़ाई के लिए बैंक से कर्ज लेते हैं। हम कोई अनोखे नहीं हैं। तूने घर भी गिरवी रखवा दिया है। अब हमारे पास बुढ़ापे के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हम पूरी तरह से अरुण पर निर्भर हो जाएंगे। राम सेवक जी ने उन्हें समझाया था, पर रेवती जी को पूरा भरोसा था कि उनका बेटा हर तरह से उनकी सेवा करेगा, देखभाल करेगा। वो औरों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। उन्होंने अरुण को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया। अरुण वहाँ 2 साल पढ़कर फिर भारत आ गया, लेकिन वो फिर से विदेश जाना चाहता था। वो भारत के ही लड़की से शादी करना चाहता था। अरुण ने श्वेता को उसकी खूबसूरती के कारण पसंद कर लिया और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। अब एकदम से तो विदेश जाना संभव नहीं था। अपने ही देश में नौकरी करके अरुण बाहर भी नौकरी तलाश रहा था। श्वेता गृहिणी थी और घर को अच्छे से संभाल लेती थी, लेकिन उसको अपने घर में सास ससुर खटकते थे। उन दोनों के कारण वो बड़ी परेशान रहती थी। अभी तो शादी को थोड़ा ही समय हुआ है, अभी से इन दोनों की कितनी सेवा करनी पड़ रही है। मेरी तो ज़िंदगी ही खराब हो गई है। मैं तो तुमसे शादी करके पछता रही हूँ। श्वेता ये कहकर रोज़ अरुण से लड़ती थी। आपको क्या पता, आप तो दिन भर घर पर नहीं रहते हो। पिताजी को हर 1 घंटे के बाद चाय चाहिए और मम्मी को समय पर खाना चाहिए। इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगाओ, समय पर नाश्ता खाना दो।
मेरा तो जीना ही मुश्किल हो गया है। मैं तो अपनी ज़िंदगी जी नहीं पा रही हूँ। बस तुम्हारे माता पिता की सेवा करती रहती हूँ। तुम अपने लिए पत्नी लाए हो या इन लोगों के लिए मुझे नर्स बनाकर लाए हो। अरुण भी इस रोज रोज की चिक चिक से परेशान हो गया था। एक दिन अरुण के ऑफिस में पार्टी थी। दोनों को पार्टी में जाना था। उस दिन श्वेता बहुत खुश थी। उसने जैसे ही तैयार होने के लिए सोचा तो अरुण ने टोक दिया, पहले पिताजी और मम्मी के लिए खाना बनाकर रख दो और मम्मी को इंसुलिन दे दो, खाना खिला दो, फिर चलते हैं। लेकिन तब तक तो आधी पार्टी निकल जाएगी। इन सब कामों में 1 घंटा निकल जाएगा। फिर मुझे तैयार भी होना है। तुम दोनों के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दो, इतने में मैं तैयार हो जाऊंगी, श्वेता ने कहा। श्वेता, मम्मी पिताजी अब इस उम्र में बाहर का खाना नहीं खाते हैं। हम पार्टी में थोड़ा देर से चले जाएंगे। अरुण ने समझाया तो वो बिफर पड़ी। तुम अकेले ही चले जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगी। मेरी तो ज़िंदगी ही खराब हो गई है। कोई खुशी मेरे जीवन में नहीं मिली। तुम अपने मम्मी पिताजी की सेवा करवाने के लिए ही मुझे ब्याह कर लाए हो क्या? बहू की बात सुनकर दोनों को बहुत दुख होता है, पर बुढ़ापे में आदमी इतना लाचार हो जाता है कि अपने ही संतान से कुछ नहीं कह पाता है। उस दिन श्वेता सचमुच पार्टी में नहीं गई और रूठकर बैठ गई। अब अरुण को उसे मनाना मुश्किल हो गया था। तुम अपने माता पिता को कहीं और क्यों नहीं छोड़ देते हो? श्वेता ने गुस्से में कहा। अरुण को श्वेता के मुंह से ऐसे शब्द की उम्मीद नहीं थी। ये तुम क्या कह रही हो? उनका एकमात्र मैं ही सहारा हूँ और तुम उन्हें भी छोड़ने को कह रहे हो? वो बूढ़े, बीमार और लाचार हैं। भला कोई बेटा ऐसा थोड़ी करता है। लोग, समाज और रिश्तेदार क्या कहेंगे? तुमको रिश्तेदारों की पड़ी है, अपने माता पिता की पड़ी है, और जिस लड़की को तुम शादी करके लाए हो उसकी जरा भी चिंता नहीं। शादी के बाद हम हनीमून पर नहीं गए, किसी रिश्तेदार के घर नहीं गए, कभी मूवी देखने नहीं गए, होटल में खाना खाने नहीं गए। मैं ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ, अब और नहीं कर सकती हूँ। मुझे इन दोनों से मुक्ति चाहिए या तुम मुझे मुक्त कर दो। श्वेता की बात सुनकर अरुण चुप हो गया। उससे कुछ कहते नहीं बन रहा था। तुम विदेश में नौकरी ढूंढ रहे थे ना, तो तुम्हारी नौकरी मिलते ही हम दोनों वहाँ चले जाएंगे। तब तक इन दोनों के रहने का दूसरा ठिकाना ढूंढ लो। श्वेता ने अपनी बात पूरी की। आज घर में सन्नाटा था, खाना भी नहीं बना था। रामसेवक जी और रेवती जी घर में हो रही हर बात से अनजान नहीं थे। वो बेटे की मजबूरी समझ रहे थे, पर वो क्या कर सकते थे? वो भी तो मजबूर थे। शादी के इतने सालों बाद ईश्वर ने संतान दी और उसी संतान पर अब उनका कोई हक नहीं है। शादी के बाद क्यों बेटों पर कोई हक नहीं रहता है? वो कैसे कहते कि हमें तो तेरे ही साथ रहना है, अभी तेरे बच्चों का सुख देखना है। इन बूढ़ी आंखों को बहुत कुछ देखना बाकी है। अगली सुबह अरुण ऑफिस चला जाता है। वहाँ लैपटॉप पर मेल चेक करता है तो देखता है कि उसकी विदेश में नौकरी पक्की हो गई है। कंपनी वाले अच्छा पैकेज दे रहे हैं। वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसका सपना पूरा हो रहा था। घर पर श्वेता को फ़ोन करके ये खुशखबरी देता है तो उसका चेहरा खिल जाता है और वो ये सोचकर खुश होती है कि अब तो उसे सास ससुर की सेवा से मुक्ति मिल जाएगी। शाम को घर आते वक्त अरुण मिठाई का डब्बा लाता है और अपने माता पिता को ये खुशखबरी देता है। दोनों उसे बहुत आशीर्वाद देते हैं और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आंसू खुशी के कम थे और गम के ज़्यादा थे। बेटे की प्रगति से वो खुश थे, पर उससे दूर होने का
उन्हें बहुत ज़्यादा गम था। उन्हें पता था बेटे बहू उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। श्वेता आज बहुत खुश थी और सब रिश्तेदारों को फ़ोन करके ये शुभ समाचार सुना रही थी। अभी अरुण के जाने में 1 महीना बाकी था और श्वेता ने जाने के लिए पैकिंग शुरू कर दी थी। मम्मी पिताजी, आपने घर में कितना कबाड़ इकट्ठा कर रखा है। उफ, इतना सब सामान बेचने में बहुत वक्त लग जाएगा। ये सुनकर रेवती जी बोलती हैं, बहू, जिसे तुम कबाड़ कह रही हो वो मेरी इतने सालों की गृहस्थी है। हर लड़की जब परिवार में शादी होकर आती है वो एक एक चीज़ खरीद कर घर को संजोती है, संवारती है। एक उम्र के बाद उससे उसकी यादें जुड़ जाती है। आज तुम्हारे लिए ये कबाड़ हो गया है। अभी वक्त तुम्हारा है, तुम कुछ भी कह सकती हो। मम्मी जी, अब आपको इस बुढ़ापे में क्या करना है? मुझे घर का सामान बेचना होगा। लेकिन बहू, विदेश तुम दोनों जा रहे हो, हम तो यहाँ जैसे तैसे रह लेंगे। घर का सामान बेचने की ज़रूरत क्या है? मम्मी जी, अरुण ने ये घर बेचने का फ़ैसला लिया है और आप लोगों के लिए नया घर देख लिया है। वहाँ पर ये सारा सामान काम में नहीं आएगा। अरुण ये घर कैसे बेच सकता है? घर तो इनके नाम पर है। वो मम्मी, घर के कागज़ पर मैंने पापा से साइन करवा लिए थे। अब हमें विदेश जाना है तो रुपये तो चाहिए। वहाँ भी घर लेना है। मैंने बैंक से घर छुड़वा लिया था और उसे बेच दिया है। कमरे में आकर अरुण ने कहा तो रामसेवक जी हैरान रह गए। कांपते शब्दों में इतना ही कहा, तूने हमें धोखा दिया है। धोखे से मेरे साइन ले लिए। तूने हमें बेघर कर दिया। तू तो जा रहा है तो हम अब कहाँ रहेंगे? मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम कर लिया है। शाम को ऑफिस से आकर बात करता हूँ। और वो ऑफिस चला गया। अरुण शाम को ऑफिस से घर आता है और अपने माता पिता के कमरे में जाता है। मम्मी पापा, हम दोनों तो विदेश जा रहे हैं। अब वापस जल्दी तो आना नहीं होगा और आप दोनों की जिम्मेदारी मुझ पर है, तो मैंने सोचा मैं वहाँ जाने से पहले हर इंतज़ाम कर लूँ। आप लोगों के लिए मैंने वृद्धाश्रम में बात कर ली है। मैं कल सुबह आपको वहाँ छोड़कर आ जाऊँगा और फिर 7 दिनों के बाद मैं और श्वेता विदेश चले जाएंगे। और फिर आप लोग हमारे साथ वहाँ विदेश में तो रह नहीं सकते थे, इसलिए यही व्यवस्था कर दी है। सब आपका बहुत ध्यान रखेंगे। रामसेवक जी से ज़्यादा बोला नहीं जाता था, पर रेवती जी ने जवाब दिया, बेटा अरुण, माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़कर तू बहुत अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभा रहा है। तूने जीते जी हमसे हमारा ठिकाना, हमारा घर छीन लिया। विश्वास नहीं हो रहा है कि अपने ही बेटे ने हमें बेघर कर दिया। आज हमें तेरे पैदा होने पर बहुत दुख हो रहा है। इससे अच्छा तो हम निसंतान ही रहते। कम से कम अपने घर में तो रहते। और हम तेरे साथ विदेश में क्यों नहीं रह सकते हैं? एक बार कहता तो सही कि मम्मी पापा आप भी चलो। बुढ़ापे में अपनी संतान के साथ सभी रहना चाहते हैं। मम्मी पापा, आप इस तरह भावनाओं में मत बहिए। अब मुझे भी तो अपना भविष्य बनाना है। आप लोगों के कारण मैं आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों की उम्र का तो कुछ पता नहीं, पर मेरे करियर बनाने के दिन बार बार नहीं आएंगे। अरुण बेशर्मी से बोलता है। ठीक है बेटा, हम तेरी खुशी और प्रगति के लिए वृद्धाश्रम में भी रह लेंगे। दोनों ने रात बड़ी मुश्किल से काटी। जब सुबह अरुण ने दरवाज़ा खोला तो देखा मम्मी पापा दोनों गहरे नींद में थे। उसने उठाना चाहा पर वो नहीं उठे। टेबल पर पत्र रखा था, मेरे बच्चे सदा खुश रहना। हमने पूरी ज़िंदगी इसी घर में बिताई है तो हमारी अर्थी भी यहीं से निकलेगी। हम दोनों तुझे हर जिम्मेदारी से मुक्त करते हैं। तू आराम से विदेश जाकर अपना करियर बनाना।
हमारी अर्थी को मुखाग्नि देकर ही जाना। अगर हम वृद्धाश्रम जाते तो आखिरी सांस तक तेरा इंतज़ार ही करते रहते और शायद तू हमारी मौत पर भी नहीं आता। ये पढ़कर अरुण का कलेजा फट रहा था और दूर खड़ी श्वेता शब्दहीन थी। पाठकों, माता पिता अपनी संतान की खुशी और प्रगति के लिए हर दुख सहन कर लेते हैं। वो आखिरी सांस तक यही चाहते हैं कि कैसे भी करके उनकी संतान सुखी रहे, पर जब वो ही संतान दुख देती है तो वो सहन नहीं कर पाते हैं। अब ऐसे संतान के साथ माता पिता करे भी तो क्या करे। उम्र के आखिरी पड़ाव में खुद का शरीर भी साथ नहीं देता है। इस कहानी के बारे में आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह की पारिवारिक कहानियाँ और भी सुनने के लिए। कहानी को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।